लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के लगभग 735 सांसद और साथ ही 4128 विधायक हैं, जिनके मतों की गणना राष्ट्रपति चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। हाल ही में हैदराबाद में आरएसएस नेताओं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बीच हुई बैठक में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई है। इसके बाद आरएसएस के दो दूतों ने जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आगामी जुलाई महीने में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में और एनडीए की ओर से प्रस्तुत की जा रही उम्मीदवार से जहां पर राष्ट्रपति बनने की संभावना है और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार के दौरान साल 2002 में जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति चुने गए थे, उनके बाद 2017 में रामनाथ कोविंद बीजेपी प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि वास्तविकता यह है कि कोविंद बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े पहले राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के पास शीर्ष पद पर चयन का दूसरा मौका होगा। बीजेपी किसको राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगी, यह सचमुच उत्सुकता और साथ ही साथ आश्चर्य का विषय बना हुआ है, जहां पर प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के बाद जाहिर तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसी दक्षिण भारतीय नेता का नाम उछाला जा सकता है, या प्रधानमंत्री मोदी इस बार पूर्वोत्तर से किसी जनजातीय नेता को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। उस स्थिति में निश्चित रूप से जहां पर उपराष्ट्रपति कोई उत्तर भारतीय नेता होंगे। मोदी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए प्रत्याशी हैं, उनका चयन वास्तव में तनी हुई रस्सी और साथ ही रस्सी के चलने के समान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। जहां पर बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, इसी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो जारी है और साथ ही साथ जो प्रत्याशी के चेहरे हैं उस पर भी सभी की उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर बीजेपी इस बार किसके चेहरे पर दांव खेलेगी। क्या जो बीजेपी और एनडीए की सरकार के दौरान जो ये तीसरा चुनाव होना है उसको लेकर के भी लोगों में उत्सुकता है। वही बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। उसको लेकर के भी 24 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म होना है। जहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अगर बात करें तो उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होना है। इसको लेकर के अब जो संशय की स्थिति है वो बनी हुई है कि आखिर मोदी के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए जो प्रत्याशी हैं उनका चयन वास्तव में अगर देखा जा रहा है कि तनी हुई रस्सी के पर चलने के समान बताया जा रहा है, तो उस स्थिति में आखिर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चेहरा है वो बीजेपी किसको बनाने वाली है और क्या बीजेपी की सरकार एक बार फिर से वापस लौटेगी या फिर बीजेपी कमजोर साबित होगी। इन सभी मुद्दों पर अभी लगातार जो नजर है वो बनाए हुए हैं। बता दें कि जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार के दौरान साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। इसी खबर में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं दीपक राय। दीपक जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के अभी तक क्या कुछ स्थिति है, कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको मैदान में इस बार उतारा जा रहा है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो जुलाई महीने में 24 जुलाई को खत्म होने वाला है, जिसको लेकर के ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है अब ये राष्ट्रपति का चुनाव आ गया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हालांकि विधानसभा के चुनाव जो 5 राज्यों में हुआ उसकी अगर बात की जाए तो उसको लेकर के भी इस चुनाव पे काफी असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को लेकर के अगर बात की जाए तो सबसे पहले 4 ही नाम शामिल थे, जिसमें यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केवल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के नाम प्रमुखता से शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसके बाद जैसे ये राजनीति है, ये जैसे कहा जाता है कि राजनीति में जो है आज कुछ और बात हुआ, कल कुछ और, परसों कुछ और, इसका भविष्य कोई तय नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके बाद प्रमुखता से नाम देखा जाए तो मायावती का भी नाम जुड़ गया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम जुड़ गया है और इसमें जो है ये प्रशांत किशोर का भी नाम जुड़ गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात अंजलि, मैं आपको ये बता दूं कि अब तक अगर देश में महिला राष्ट्रपति बनने की बात की है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आजाद भारत के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो हो सकता है कि आनंदीबेन पटेल का नाम जो है ये काफी जोरों शोरों पे है और ये पीएम मोदी की ये बेहद करीबी मानी जाती है और मोदी का मानना है कि वो सबसे उनका जो फैसला होता है वो
सबको चौंकाने वाला ही होता है। तो हो सकता है कि इनका नाम जो है प्रमुखता से है, और ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी है, अभी वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल है। तो हो सकता है कि इनको जो है राष्ट्रपति का चेहरा बनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी के मद्देनजर जैसा कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हो सकता है आनंदीबेन पटेल का जो नाम है वो अभी तक तो प्रमुखता में है, और बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के अगर चेहरे की बात करें तो ये हो सकता है कि आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति का चेहरा बने। दीपक जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि राष्ट्रपति चुनाव तो होने वाले हैं, लेकिन क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होगी, किस तरह से ये चुनाव होगा और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल अंजलि, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो होता है, हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला नागरिक होता है, और इसकी जो चुनाव प्रणाली होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। और प्रत्यक्ष रूप की जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो जितने हमारे सांसद होते हैं और जितने विधायक होते हैं, ये जो है मतदान देते हैं अपना। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जीते हुए जितने सांसद होते हैं और जीते हुए जितने विधायक होते हैं, जो विधानसभा के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है कि हम जानते हमारे देश में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद की सीटें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें समझने वाली बात यह है कि केवल जो है एक विधायक का पावर और जितना एक एमएलसी का पावर जो होता है, दोनों का पावर सेम होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में जिसके मतदान का उपयोग किया जाता है, वो जो है विधायक की ही मतदान ली जाती है, विधान परिषद के सदस्यों की मतदान नहीं ली जाती है। क्योंकि एमएलसी का जो चुनाव होता है, एमएलसी का को जो वोट करता है वो जनता करती है, लेकिन सारे जनता को जो है अधिकार नहीं दिया जाता है। कुछ लोग जनता में, कुछ ऐसी जनता होती है जिनको प्रमुखता से देखा जाए वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम प्रधान, माने जो अगर गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक प्रमुख लेवल पे देखा जाए, उन लोगों को अनुमति दी गई है एमएलसी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी भारत में जो है 735 सांसद और 4128 विधायक है। इनमें अगर बात की जाए लेकिन एक इसमें टर्म एंड कंडीशन अंजलि ये भी होता है कि हम जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव प्रक्रिया होती है, इसमें वैसे ही वही विधायक, वही सांसद वोट करते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट नहीं होते हैं। राज्यसभा में होता क्या है कि राज्यसभा में 12 सीटें जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो सीटें नॉमिनेट की जाती है, वो विधायक, वो जो सांसद होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, वो सांसद जो है वोट नहीं करते हैं। केवल वोट वही सांसद करते हैं, वही विधायक करते हैं जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में पहुंचते हैं, इसकी प्रणाली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम जानते हैं कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के स्थिति से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ पे जो वोटों की जो प्रणाली है राष्ट्रपति चुनाव में, ये सबसे ज्यादा जो जनसंख्या के आधार पे जो है सांसदों की वोट की विनियमितता मानी जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। सबसे अगर एक सांसद की जो वोट की अनुपात निकाली जाती है, उसी की वोट सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की जो एक सांसद होता है उसका वोट जो 700 से 800 के आसपास होता है, जबकि सबसे कम अगर वोट दर की बात करें तो सिक्किम और गोवा वगैरह के जो ये सांसद होते हैं, उनकी वोटों की दर जो है कम होती है। ठीक उसी तरह से सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार, ऐसे ही जो है लाइन बाय लाइन जो है ये क्रमबद्ध तरीके से जो है ये सांसदों की जो वोट की जो वैल्यू है वो निकाली जाती है। लेकिन वोट की विनियमितता की बात करें तो वोट की विनियमितता जो है वो एक जनता तय करती है, और जनता के अनुसार जैसे हम जानते हैं कि उसमें जमानत राशि की प्रक्रिया होती है। लेकिन जमानत राशि होती है जैसे कोई सांसद, विधायक या कोई और प्रत्याशी अगर जाके अपनी नॉमिनेशन कराता है, नामांकन कराता है, उसमें वो जमानत राशि भरता है। तो इसमें हम देखे हैं, कई बार हमें सुनने को मिला है कि उस प्रत्याशी की उस सीट से जो है जमानत राशि रद्द कर दी गई है, जमानत राशि जब्त कर दी गई है। तो इसका मतलब यही होता है कि वहां का जो 1/6 भाग होता है वो वहां पे उसको जो है उसको जीतना हासिल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में 2/3 बहुमत जो है पास करना ही होता है, जिसके वजह से सरकारें चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये मुद्दे वाली बात ये है कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव में हालांकि बीजेपी को तो जीत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो जीत मिलने के बावजूद जो 50 सीटें जो कम हुई है बीजेपी की, इसको लेकर के बीजेपी, एनडीए की जो गठबंधन है और एनडीए सरकार है, वो अपना राष्ट्रपति चेहरा तय नहीं कर पा रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो है एनडीए का गठबंधन जो बिहार में सरकार बना है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। हालांकि
सीएम नीतीश कुमार जो है ये डायरेक्ट बात किए थे आला हाईकमान से कि हमारी जो है हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा था हालांकि इस चीज को लेकर के, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन बीजेपी ने उनसे ये मांगा कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो बेशक आप राष्ट्रपति बनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिहार का जो राजनीति है, बिहार का जो सीएम पद है वो किसी बीजेपी का उम्मीदवार ही बनेगा। ये जो है किसी जो है जेडीयू का प्रत्याशी जो है, इसमें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। अब आप मुख्यमंत्री का सीट अगर आप हमें देते हैं, हमारी अगर बीजेपी का कैंडिडेट अगर मुख्यमंत्री बनता है तो आप बेशक आकर राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसमें आपको मेरी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। हालांकि ये बीजेपी का कहना है, इसको लेकर के नीतीश कुमार से अमित शाह मिल भी चुके हैं। अमित शाह का वो दौरा था, वहां पे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था बिहार का, वहां पे उन्होंने नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। हालांकि इन सब चीजों की चर्चा हुई है, लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात ये है कि अगर राष्ट्रपति की नेता की बात की जाए तो प्रशांत किशोर भी आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर विपक्ष से अगर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष चाहता है कि अगर राष्ट्रपति हम बीजेपी को दे, अगर बीजेपी का प्रत्याशी राष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति का अगर समझौता होता है तो उपराष्ट्रपति का सीट वो मांगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें, और कोई भी सरकार होती है जो केंद्र में होती है, कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि विपक्ष का नेता जो है ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बने, क्योंकि अगर हम उपराष्ट्रपति का बात करें तो वो राज्यसभा का स्पीकर होता है। और हम जानते हैं ये हमारी संविधान प्रणाली है कि संविधान प्रणाली में हमें कोई भी बिल होता है, कोई भी अध्यादेश होता है, वो हमें लोकसभा और राज्यसभा से पास करना पड़ता है। तो लोकसभा राज्यसभा में बहुमत पारित करने के बाद भी, अपनी बहुमत स्थापित करने के बाद भी अगर कोई बैठो तो बहुमत हासिल करने में, अपनी ऑर्डिनेंस को पास कराने में कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष को जो है ये खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। दीपक जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि 5 राज्यों में जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनमें जो बीजेपी को जो सीटों के नुकसान है, हालांकि 4 राज्यों में उनकी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए, आकलन अगर किया जाए तो कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को जरूर हुआ है। तो क्या राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का पलड़ा इस बार कमजोर नजर आ रहा है? क्या राष्ट्रपति चुनाव में भी इस कमजोर पलड़े की जो असर है वो देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ही बेहतर सवाल किया है। अगर इस बीजेपी की जो ये बहुत जगह खामियाजा इसका हार का भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैं हार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के पास जो कैंडिडेट है, जो वोटों की संख्या है वो 2.3% बहुमत के हिसाब से कम है और विपक्ष के पास 2.3% की बहुमत ज्यादा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हाल में ही जब महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की गिर गई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में शिवसेना ने क्या किया कि ये यूपीए के साथ गठबंधन करके वहां पे अपना सरकार बनाया। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब रामनाथ कोविंद माफ कीजिएगा, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे उस टाइम में जो शिवसेना थी वो बीजेपी के साथ थी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया था और सांसदों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए तो बीजेपी के हाथ में था। वहां पे बीजेपी को जो है ये करारी जीत मिली थी और प्रचंड बहुमत से बीजेपी सत्ता में वापसी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सत्ता में वापसी, क्योंकि मैंने आपको ये पहले स्पष्ट कर दिया हो कि एक सांसद के वोट की विनिमय और एक विधायक की वोट की विनिमय प्रणाली के आधार पर ही राष्ट्रपति का चयन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का चयन करने के लिए बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत होना चाहिए। और यहाँ पे 26 जो सांसद है, 26 राज्यसभा सांसद है, वो हालांकि जून महीने में रिटायर हो रहे हैं। 26 जून को वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब बीजेपी के हाथ में है या ये सांसदों के हाथ में है कि आखिर जो रिटायरमेंट जो सांसद है वो किस पार्टी है। जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की जो सीट होगी, इन दोनों की सीट का बंटवारा जरूरी है। अगर एक सीट अगर बीजेपी के हाथ में जाता है तो दूसरी सीट जो है कांग्रेस के हाथ में चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से लेकर सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एनडीए और यूपीए की जो समझौता है इसी आधार पे हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के, हालांकि कांग्रेस की अगर पलड़ा देखा जाए तो बीजेपी से अभी इस टाइम भारी है। अभी इस समय जो है कांग्रेस के पास इतने प्रत्याशी मौजूद है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है अपनी प्रत्याशी उतार करके और राष्ट्रपति बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्धारित कौन करेगा? ये निर्धारित नीतीश कुमार अगर चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ है
तभी ये मुकाम बीजेपी हासिल कर सकती है। नहीं तो अभी जो वोटों की अनुपात की बात की जाए, वोटों की औसत की बात की जाए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से काफी आगे है। क्योंकि जो ये उत्तर प्रदेश में जो 50 सीटों का जो अनुबंध जो हटा, वो 50 सीटों से सबसे बात यह है कि मैंने ये पहले आपको स्पष्ट कर दिया था कि जो उत्तर है जिसके सांसदों की वोट नंबर 1 पे ली जाती है और विधायकों की वोट जो है नंबर 1 पे ली जाती है, क्योंकि वोट का विनिमय जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है। इसलिए प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जनता के आधार पर इसकी जो वोट की जो विनिमय होती है ये सबसे टॉप 10 पे होती है। टॉप 10 में पहला स्थान इसका होता है। अंजलि जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जिस तरीके से बीते दिनों 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए वो बेहद दिलचस्प रहे, क्या इस बार राष्ट्रपति चुनाव भी दिलचस्प रहने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।